दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। तभी उस लड़की पे उसके जो 8 साल पुराने अब तलाकशुदा पति था उसकी नजर पड़ती है और वो उसके पास जाता है और देखने लगता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है और जा कहाँ रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है और वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो था उसी ट्रेन के एसी के डब्बे का होता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में ही घुस जाता है। दोस्तों, वो युवक अपनी तलाकशुदा पत्नी के बराबर वाली सीट पर बैठने की अब कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफर इसके साथ में कर सकूं। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोनों की शादी अब से 10 साल पहले हुई थी और शादी के 2 साल के बाद ही यानी 8 साल पहले उन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की ही अलग अलग अपनी अपनी कमियां थी, लेकिन फिलहाल तलाक तो हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है और उसी डब्बे में जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वो तो एसी के डब्बे का रहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो वो बहुत उदास बैठी रहती है। देखने में वो बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर थी। सोचता है चलो 8 साल के बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने मैं इसके पास बैठ ही जाऊं और इससे कुछ बातें भी कर लूं, तो इसलिए वो उसी डब्बे में घुस जाता है। तो पूजा जो होती है वो डब्बे के बीच में जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। इस सीट का उसका टिकट होता है और वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। प्रदीप अब देखने की कोशिश करता है कि क्या इसके आसपास में कोई है जो इसके साथ सफर कर रहा हो और इसके पास आके बैठ जाए, इसलिए वो थोड़ी देर रुक जाता है। क्योंकि वो अकेली बैठी थी तो पूरी सीट जो थी वो पूरी खाली थी, इसलिए उस सीट पे जो भी आता वो उनको तुरंत मना कर देती कि ये मेरी जगह है। एक दो लोग बोले कि अभी 1 आध घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पे बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अब दोस्तों, प्रदीप पीछे से ये सब देख रहा था और पूजा जो है वो खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता जाता उसको मना कर देते। अब प्रदीप धीरे से जाता है और अपना बैग उसके सामने रखता है। पूजा पैर फैलाकर बैठी हुई थी और जैसे ही प्रदीप बैग रखता है तुरंत बोलती है कि ये कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतारो इसको और यहाँ पर से हटो। प्रदीप बोलता है कि मैडम बस 1-2 घंटे का सफर है मेरा, उसके बाद मैं उतर जाऊंगा, अभी तो आपके सोने का टाइम भी नहीं हो रहा, आप मुझे सिर्फ बैठने दो तब तक जब आप सोते नहीं हो। जब ये आवाज पूजा सुनती है तो वो चौंक जाती है और उसकी तरफ देखती है और लगभग 15-20 सेकंड तक तो देखती ही रहती है, क्योंकि ये कोई और नहीं पूजा का तलाकशुदा पति प्रदीप था और वो उसे एक बार में पहचान जाती है। इसके बाद वो अपने पैरों को समेट लेती है और प्रदीप को बैठने का इशारा करती है। अब दोस्तों, दोनों के ही मन में तमाम तरह के सवाल उमड़ रहे थे। अब प्रदीप बोलने की शुरुआत करता है और बोलता है कि तुम दिल्ली क्या अपना इलाज कराने जा रही हो? तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी अपना इलाज कराने? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, वो अभी तुमने कुछ लोगों को कहा ना कि इस सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करने दो, और तुम कुछ उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है और मेरी उदासी का कारण आप जान के करोगे क्या? अब आप बैठ गए हो तो बैठे रहो ना, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। अब प्रदीप कहता है कि अच्छा, दिल्ली में कब से रह रही हो? पूजा कहती है कि मैं तो पहली बार जा रही हूं। अब वो उसको एकटक निहारने लगता है। पूजा खिड़की के बाहर देख रही थी और प्रदीप अंदर से पूजा की तरफ देख रहा था। पूजा भी एक आध बार प्रदीप की तरफ निगाह मार लेती है। दोस्तों, सर्दियों का महीना चल रहा था और ट्रेन पूरी रफ्तार पे थी। अब अंदर ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो थे पैसेंजर थे वो कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे।
कोई अपना कंबल लाया था, कोई गर्म कपड़े थे, जो भी है उसे निकाल के ओढ़ने लगते हैं। अब पूजा भी अपने बैग से एक ऊनी कंबल निकालती है और उसे ओढ़ लेती है। अब जो प्रदीप था उसका तो कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि आपको तो पता है एसी कोच के अंदर कंबल, चादर, ये सब चीजें मिल जाती हैं, इसलिए वो घर से कुछ नहीं लाया था। तो जब ज्यादा ठंड होने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए कुछ नहीं लाए हो क्या? प्रदीप बोलता है, नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। अब दोस्तों ठंड काफी बढ़ जाती है, तो पूजा अपना जो कंबल है अब प्रदीप को उड़ाते हुए उसके पैरों पर डाल देती है और बोलती है कि इससे ढक लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंड से। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अब ठंड नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में ना किसी ने रजाई को लेकर मुझसे बहुत झगड़ा किया था, तब से मुझे ठंड ही नहीं लगती। दोस्तों क्या हुआ था, एक बार जब इन दोनों का तलाक नहीं हुआ था, पति पत्नी का, तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर पूजा और प्रदीप के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। और जो पूजा है उसको तो बहुत गुस्सा आता है और वो एक गिलास पानी लाकर उस कंबल पे गिरा देती है और फिर रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के पूरी रात गुजारते थे। अब दोस्तों प्रदीप का इशारा उसी तरफ था और पूजा एक बार में ही समझ जाती है। वो हल्के से मुस्कुराते हुए हंसने लगती है और बोलती है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, इसमें भी आप ही की गलती होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले इंसान ने पानी डाल दिया, उस पर भी मेरी गलती, बताओ ये क्या बात हुई। ये बात सुनने के बाद प्रदीप और पूजा दोनों अब हंसने लगते हैं और यूं ही सफर आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे अब खाने का टाइम हो जाता है, तो पूजा बोलती है कि आप अपना खाना खा लीजिए। बोलता है कि मैं तो कुछ लाया ही नहीं, अभी आएगा कोई बेचने वाला तो उसी से लेकर कुछ खा लूंगा, तुम खा लो अगर लेकर आई हो तो। तो दोस्तों पूजा कहती है कि हाँ, मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, अपने बैग में रखा हुआ होगा, अभी शुरू हो जाओगे। प्रदीप ये सुन के बोलते हैं कि अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ड्रिंक करना बहुत पहले छोड़ दिया। पूजा हैरान हो गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल से ज्यादा हो गए, मैं नहीं पीता, अब ना कभी पीऊंगा। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है नहीं यार, वाकई में मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि अब मैं बिल्कुल नहीं पीता। ये सुन पूजा बोली कि मैं कौन होती हूँ, मेरी कसम क्यों खा रहे हो? बोलता है कि मैं किसी की भी कसम दिलवा लो यार, मैं मां कसम खा रहा हूं कि मैं नहीं पीता। दोस्तों पूजा हैरान रह जाती है और बोलती है कि जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूं? काश ये बात आप पहले समझ गए होते और इन सबको छोड़ दिया होता। खैर जो भी है, अब तो आप सुधर गए हो। सच में मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने ड्रिंक छोड़ रखा है। सच बताऊं, मैं दिल से कह रही हूं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सुकून मिला आपकी ये बातें सुनकर। दोस्तों शायद आपको पता ना हो, पूजा और प्रदीप के बीच तलाक का जो मुख्य कारण था वो ये शराब ही थी। यहां तक कि उसके माँ बाप भी प्रदीप को समझाते थे और वो उनकी भी नहीं सुना करता था। और प्रदीप अक्सर पूजा से नशे की हालत में मारपीट भी करता था और उसकी इन्हीं आदतों से 2 ही साल में पूजा तंग आ जाती है। और खुद उसके सास ससुर जो थे यानी प्रदीप के माता पिता, वो भी अक्सर उससे कहते थे कि बेटा देखो ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं और देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी कट जाए, इसके साथ रहोगी तो जिंदगी ऐसे ही नर्क बनी रहेगी। दोस्तों बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वो प्रदीप को चाहती बहुत थी, लेकिन उसकी इसी आदत से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और आखिर में हार मानकर उससे तंग आकर प्रदीप से वो तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसी हैं, और वो तुम्हारी छोटी वाली बहन चुटकी वो कैसी है? उसकी सच में मुझे बहुत याद आती है। दोस्तों जो प्रदीप की छोटी बहन थी उसकी अपनी भाभी से बहुत पटती थी और वो उसे बहुत मानती थी। प्रदीप बोला घर में तो सब ठीक ठाक है और जो छोटी बहन है उसकी हमने 2 साल पहले शादी कर दी। तब पूजा बोली कि तुमने अपनी शादी क्यों नहीं की? फिर उसने कहा नहीं मैंने नहीं की, गांव में तो पहले ही मेरा नाम काफी खराब हो गया था,
इसलिए मैं गांव छोड़ के दिल्ली आके बस गया। यहीं पर अपने माता पिता को ले आया और यहीं पर आके अब हम साथ रहते हैं। लेकिन मम्मी पापा अक्सर कहते हैं कि ये पहाड़ जैसी जिंदगी है, अकेले नहीं कट पाएगी। तो अब मैं भी सोच रहा हूं कि शादी वगैरह कर ही लूं। फिर दोस्तों, प्रदीप पूजा से पूछता है कि तुमने शादी की कि नहीं की। इस पर पूजा बोलती है कि अभी तुम पूछ रहे थे ना कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूं। दरअसल मेरे लिए वहां पे मेरी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। अगर वो मुझे पसंद आया तो मैं उससे 1 या 2 महीने में ही शादी कर लूंगी। जब ये बात सुनता है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है प्रदीप। फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं खाता पीता नहीं, मैं बहुत सुधर गया, अपना खाने पीने पे ध्यान देता हूँ, और भी ना जाने क्या क्या तारीफ करने लगा। उसकी सीधी सी मंशा ये थी कि शायद पूजा बोल दे कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप जल्दी से शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी शादी जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अब दोस्तों, रात काफ़ी हो गई थी तो पूजा कहती है कि मैं तो 2 रोटी लाई हूँ, चलो इसे ही खा लेते हैं। इस पे प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में ना तो तुम्हारा पेट भरेगा और ना ही मेरा पेट भरेगा, तो क्या फ़ायदा। तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट के खा लेते हैं। जो भी हमारे पास है हमने बहुत कुछ एडजस्ट किया है, एक दूसरे के साथ हर हंसी खुशी हर चीज़ बांट के खाई है। पहले तो हम सब कुछ कर लेते थे, तो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी खा लो। दोस्तों, इतनी ही देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाला आ जाता है। 2 बिरयानी लेते हैं और इसके बाद दोनों खुशी खुशी बैठ के उसे खा लेते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद दोनों अब इधर उधर सर करके सो जाते हैं और वही कंबल को ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्याल में ये सुधर चुका था और उसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी थी, मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ मेरी शराब की वजह से। अब वो दूसरी शादी करने जा रही है। काश मुझे अपना लेती या मैं इससे हिम्मत करके कह पाता कि मेरे पास आ जाओ। अब यही दोनों सोच ही रहे थे कि करीब आधी रात गुजर चुकी थी। तभी अचानक पूजा उठ के बैठती है और कहती है कि आपको सर्दी तो नहीं लग रही क्या। प्रदीप बोलता है कि हाँ, लग तो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन क्या करूं। तो पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और प्रदीप के कान पे बांध के बोलती है कि ठीक है, अब सो जाओ, अब आपको नींद आ जाएगी। दोस्तों, सुबह होती है, दोनों चाय नाश्ता करते हैं और इतनी देर में ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। दोनों वहां उतरते हैं और जो प्रदीप है अब पूजा का मफलर वापस देते हुए बोलता है कि ये मफलर तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने, लगता है अपने हाथों का बनाया हुआ है। तो बोली कि हाँ, ये मैंने अपने होने वाले पति के लिए बनाया था जिससे मेरी शादी होने वाली है, लेकिन अब तो ये आप रख लो, अगर आप चाहो तो मैं उसके लिए दूसरा बना दूंगी। इसके बाद प्रदीप वो मफलर रख लेता है और देखो, मेरी अब एक फ्रेंड आने वाली है, इसलिए अब आप मुझसे थोड़ा दूर रहो। प्रदीप बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं अगर कहीं जाना हो। इस पे पूजा कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड आने वाली है। दोस्तों, इतनी ही देर में पूजा की फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम सरिता होता है। तो बोलती है, अरे पूजा, बता कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफर में। तो पूजा बोलती है कि नहीं यार, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरी ही सीट पे आके मरा। टिकट था नहीं, तुझे क्या बताऊं। अब तो कहता है कि मैं सुधर गया, शराब नहीं पीता और भी ना जाने क्या क्या। मैं सच कहूं तो मुझे उसे देखकर बहुत दया आ रही थी, और वो जब जाने लगा ना तो सच कहूं कि मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे उसे जाता हुआ देखकर। तो सरिता बोलती है, अब मरने दे, इसको ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, इस लायक नहीं है वो। अब उसे पता चलेगा कि कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लड़की को खोया है उसने, और तूने उसको बताया कि तेरी शादी होने जा रही है। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने बताया तो था। ये बात सुनने के बाद वो काफी उदास हो गया। बोली, हाँ, अब रहम करने की जरूरत नहीं है, अब तो तू खुश हो जा। इतना अच्छा लड़का है, कमाने वाला, खाने वाला, ऐसा बंदा मिलने वाला है तुझे, कल मैं तुझे उससे मिलवाऊंगी। इसके बाद पूजा को सरिता अपने घर ले जाती है। इधर प्रदीप भी अब अपने घर चला जाता है। प्रदीप का दिल्ली में
गांधीनगर के अंदर जींस की फैक्ट्री होती है, जहां पे करीब 45 लोग उसकी फैक्ट्री में काम किया करते थे। अगले दिन प्रदीप अपनी फैक्ट्री चला जाता है। दोस्तों, उसी फैक्ट्री के अंदर जो सरिता थी वो भी काम किया करती थी। सरिता उससे आके बोलती है कि सर, वो जो लड़की मैंने आपको बताई थी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर रखी थी, वो आ गई है, तो आपसे मिलना चाहती है। कहो तो आपसे मिलवा दूं क्या? तब प्रदीप कहता है कि हाँ यार, मिलवाओ। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। जरा हम भी तो देखें यार। मुझे तो अब शादी करनी है। अगर मुझे जम गई तो मैं फौरन हाँ कर दूंगा। दोस्तों, अब सरिता आगे आगे आती है और उसके पीछे पीछे पूजा आती है। और जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं ऑफिस वाले, तो प्रदीप उसको देख के चौंक जाता है और बोलता, अरे तुम। उधर पूजा बोलती है कि आप। अब दोस्तों, प्रदीप उसको देखते ही चौंक जाता है। सरिता से बोलता है कि सरिता यही है? तो सरिता बोलती है, हाँ सर, यही है। अब प्रदीप जो है वो पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। अब दोस्तों, प्रदीप जो है वो पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है तुम्हें। फिर वो सरिता से बोलता है कि सरिता यार, तुम्हारी फ्रेंड देखने में तो काफी अच्छी और सुंदर है, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही है। तुम तो कह रही थी कि लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला, हाँ सर, बिल्कुल कुंवारी है। आपकी कसम, मैं सच कह रही हूं। आप इससे पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही, इसकी शादी नहीं हुई। प्रदीप बोलता है, अरे यार सरिता, तुम कसम क्यों खा रही हो? तुम्हें पता है ये कौन है? यही है मेरी पहली पत्नी, जिससे मेरा तलाक हुआ था। अब ये सुन के दोस्तों, सरिता बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसने तो प्रदीप को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब हैं और उम्र भी 30 से साल के आसपास होगी। इन्हीं कारणों के चलते उसकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन लड़की सही है। दोस्तों, तो फिर प्रदीप बोलते हैं कि सरिता, कहीं तुमने इससे तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूं? तो सरिता हंसते हुए बोलती है कि सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। इसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो, ये जो सरिता है ये हमारे जीवन में भगवान बन के आई है, और इसी के जरिए हम एक बार फिर से मिले हैं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ लो, मैंने बुरी आदतें और ड्रिंक सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ खाना कमाना और अपने माँ बाप की सेवा के सिवा कुछ नहीं करता। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी, मैं वैसा करूंगा। तुम मेरे बारे में किसी से भी पता कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलती है, मुझे अब किसी से पूछने या जानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उसके पास आती है, उसे गले लगा लेती है। दोस्तों, एक बार फिर से दोनों की जिंदगी बस जाती है। दोस्तों, इसके बाद दोनों सरिता को लाख लाख बधाई देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां आ गई। दोस्तों, शाम होती है। वो पूजा को लेकर प्रदीप अपने घर जाता है। अपने माँ बाप के सामने खड़े करते हुए कहता है कि देखो मम्मी पापा, आपके लिए बहू लाया हूँ। फिर वो लोग बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को बहुत सारे आशीर्वाद भी देते हैं, और इसके बाद वो लोग सुखी सुखी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।